अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत कार्ड। कुछ दिन पहले इंडिया में न्यू दिल्ली में इंडिया की दारुल हुकूमत में एक इवेंट हुआ जिसका नाम था भारत जोड़ो मूवमेंट। उनका एक इवेंट था और इस इवेंट में कई हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया और उस इवेंट में नारे लगाए गए मुसलमानों के ख़िलाफ़। और नारे कुछ यूँ थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, यानी कि हम मुसलमानों को मारेंगे और जब हम उनको मार रहे होंगे तो वो राम राम चिल्लाएंगे। हमारे कहने पे वो यानी मरने से पहले अपना मज़हब भी तब्दील कर लेंगे या हमसे जो भी इस घटिया से नारे का मतलब था। इस इवेंट पे पिंकी चौधरी भी थे जो कि हिंदू रक्षा दल के लीडर हैं और ये एक बड़े एक्सट्रीमिस्ट से आदमी हैं। कहा जाता है कि इनके ये भी व्यूज़ हैं कि जो वहाँ पे हिंदुस्तान में जो मिज़ार हैं मुसलमान बुज़ुर्गों के, पीर फ़कीरों के, कि उनमें से भी उनकी लाशों को निकाल लिया जाए या उनकी हड्डियों को निकाल लिया जाए और वो भी हम गिरा देंगे। इनके बहुत एक्सट्रीम किस्म के व्यूज़ हैं। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या इंडिया एक ऐसा मुल्क अब रह गया है जहाँ पे कोई माइनॉरिटीज़, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनके तो दुश्मनी ही पकड़ लिए ना, कि बाकी भी कोई माइनॉरिटीज़ रह सकती हैं? क्या इंडिया एक फाशिस्ट स्टेट बन गया? नताशा, इस पे दो व्यूज़ हैं क्रिटिक्स के बीच में भी। एक व्यू ये कहता है कि फ़ैशिज़्म अभी आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रहा है भारत में। अभी हम ये नहीं कह सकते कि भारत जो है वो एक फ़ैशिस्ट स्टेट है। दूसरा व्यू है कि नहीं, अब स्टेट कैप्चर हो चुका है, अब वहाँ हुकूमत बल्कि रियासत और भी इंस्टीट्यूशंस वो भी इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही हैं, इसी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इसकी बहुत रूट्स हैं भारत में और कैरावन में एक बहुत तफसील पे इस पे आर्टिकल भी आया था बेनज़ीर, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फैशिज्म और आरएसएस और बीजेपी का जो रिलेशनशिप है। अच्छा, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी साहब मेंबर थे आरएसएस के। ये कैरावन में जो आर्टिकल आया जिसका हम लिंक भी पोस्ट कर लेंगे, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। ये एक इन्वेस्टिगेटिव पीस था जिसमें उन्होंने साबित किया कि आरएसएस जो है वो नाज़ी जर्मनी, हिटलर से इंस्पायर्ड है और वो चाहते थे कि मुसलमानों के साथ भी वही हो। चाहते थे, क्या चाहते होंगे, मुसलमानों के साथ भी वही हो जो नाज़ी जर्मनी में जूस के साथ हुआ। अच्छा, उन्होंने साबित कैसे किया? उन्होंने बताया आर्टिकल में कि एमएस गोलवालकर जो गुरु जी थे और अभी भी माने जाते हैं आरएसएस में सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर है, इतने इन्फ्लुएंशियल कि उनके जो घर है वो अब आरएसएस का हेड क्वार्टर्स है। उन्होंने एक किताब लिखी 1930s में। उस किताब का नाम था वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस को एक नाज़ी स्टाइल मिलिशिया बनाए, मुझे हिटलर बनाए उनको एक नाज़ी स्टाइल मिलिशिया बनाए। और एक तकरीर में उस किताब के आने के बाद उन्होंने कहा मुसलमान जो है वो एक बीमारी है, वो या तो हमारे कल्चर, हिंदू कल्चर या मज़हब को अपना लें या फिर वो हमारे मुल्क में रहेंगे, उनको हम कोई बुनियादी हकूक़ नहीं देंगे, कोई सिटीजनशिप राइट्स नहीं होंगे अगर वो रहना चाहते हैं। अच्छा, एक बहुत मज़े की चीज़ उस आर्टिकल में वो ये थी कि सिर्फ वो अपनी किताब प्रमोट नहीं करते थे। आरएसएस की जब ट्रेनिंग होती थी तो वो उनसे कहते थे आप हिटलर की भी बायोग्राफी पढ़ें और मुसोलिनी की भी बायोग्राफी पढ़ें। तो इंस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा, मुसोलिनी भी, हाँ, मुसोलिनी भी था और हिटलर भी था। उन्होंने तो फर्का नहीं किया। अच्छा, वो अब फाशिस्ट में तो फर्का नहीं करते थे। क्योंकि गांधी की असैसिनेशन के बाद आरएसएस पे बैन हो गया था, पाबंदी लगी थी, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा सा उसको मेकओवर करते हैं। तो अब वो मानते नहीं है कि एमएस गोलवालकर ने ये किताब लिखी। लेकिन इस आर्टिकल ने साबित किया है कि ये उन्हीं ने लिखी थी और अभी तक इस किताब की बहुत अहमियत है आरएसएस। तो ये नहीं, सॉरी, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वैसे आपको पता है कि इसी साल फरवरी 19 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है गोलवालकर की। तो जो इंडिया की कल्चर मिनिस्ट्री थी उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया ट्विटर पे और खिराज तहसीन कि क्या ग्रेट थिंकर थे, स्कॉलर थे और रिमार्केबल लीडर थे हुज थॉट्स विल गाइड जनरेशंस। सही कह रहे हैं। वैसे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ, एक तो खैर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद है इनकी आइडियोलॉजी। तो नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले ना, बिल्कुल, और वो गोलवालकर को आइडलाइज भी बड़ा करते हैं। और दूसरी चीज़ जो एक इंडिया के अंदर हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि उधर एक हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है एज अ हिंदू राष्ट्र, फ्रॉम अ हिंदू पर्सपेक्टिव, जहाँ पर गांधी के मर्डरर गोडसे को भी अब एक देशभक्त, वो उनकी प्रज्ञा ठाकुर है ना जिन्होंने कहा था कि वो देशभक्त हैं, और ये अब इस तरीके से पेश किए जा रहे हैं। ये वाले जो लोग हैं गोलवालकर और गोडसे, जो कि एक्चुअली अगर आप वैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो उसके अंदर इनको यही नाज़ीज और टेररिस्ट और मर्डरर्स ये कहा जाता है।
अब जो है हिस्ट्री उसके अंदर इनको हीरोज़ करके पेश किया जा रहा है, और मुसलमान जो हैं या मुस्लिम रूलर्स जो हैं उनको जो है वो विलन्स की तरह जो है वो पेश किया जा रहा है और इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहाँ पे इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट और बड़ा डर और खौफ और इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और इस तरह की भी जो चीज़ हो रही है। तो जब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से जब उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट भी बड़ी सख्त थी। उन्होंने प्राइवेटली भी ये इंडियन जर्नलिस्ट कहते हैं कि उन्होंने ये बातें रेस की थी। तो एक रिपोर्टेडली ये भी कहा गया कि जयशंकर ने उन्हें कहा कि वी आर राइटिंग द रॉन्ग्स इन आवर हिस्ट्री। अच्छा, तो ये वो बेसिक मसला ये है कि वो जो मुसलमान आए थे ऊपर अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान से, इधर से होते हुए आए थे और जिन्होंने वहाँ पे हुकूमत की, उनको किसी तरह सफ़ा हस्ती से मिटाना है, तो उनको मिटाने के साथ साथ जो जिंदा मुसलमान हैं उनको भी मिटा दें। तो मुझे ये क्वेश्चन ये होता है कि क्या करेंगे वहाँ पे लोग, माइनॉरिटीज़ क्या करेंगे इंडिया में? मुझे अब ये रुकता हुआ नहीं नज़र आ रहा ना, मोदी कहीं भी जाते हुए नहीं नज़र आ रहे, उनके कोई चैलेंजर नहीं है। अच्छा, पहले तो मेरा ख्याल है समझना चाहिए कि फैशिज्म है क्या, फिर बात कर सकेंगे कि उसका हल क्या है या उसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल किस तरह की जाती है। पाकिस्तान में हम फैशिज़म को बहुत ही ब्रॉडली डिफ़ाइन करते हैं। मेरा ख्याल है हम हर तरह के अथॉरिटेरियनिज़म को फैशिज़म कहते हैं, लेकिन फैशिज़म का एक मखसूस मतलब है। मैं पढ़ रही थी, बेंजामिन ज़करिया हैं एक राइटर ऑथर, वो भारत में को स्टडी करते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, वहाँ पे राइट विंग मूवमेंट्स को भी। उन्होंने डिफ़ाइन किस तरह किया फैशिज़म को। उन्होंने कहा उसका जो एक बेसिस है वो है एक ऑर्गेनिक नेशनलिज्म, एक आइडिया कि ये है प्योरिटी, ये हम हैं और बाकी सब आउटसाइडर्स हैं, और फिर किसी भी तरह उस प्योरिटी को मेंटेन करके रखना। अब वो कहते हैं कि आपको भारत में आजकल इसके बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लव जिहाद पे हम बहुत सुनते हैं कि हिंदू ख़वातीन जो हैं मुस्लिम मर्दों के साथ शादी नहीं कर सकती, जब होती हैं वो शादियाँ तो तशद्दुद होता है उन पे। दूसरा हमने देखा है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आप बिल्कुल। फिर हम देखते हैं ये जिस तरह के नारे लगते हैं, आपने उसका हवाला दिया, तो ये सब दिखाता है कि प्योरिटी, ये आइडिया कि जो मुसलमान हैं बाकी सब हैं वो आउटसाइडर्स हैं, और आपने किसी भी तरह से, चाहे वो मिलिटेंट तरह से, आपने अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्योरिटी को बचा के रखना है। अच्छा, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है, और आरएसएस को कहा जाता है इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग फैशिस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। 1925 से अब तक ये ज़िंदा है, और अब 100 साल होने वाले हैं। वो उसकी शक्लें बदलती रहती हैं, कभी कभी वो थोड़ा अंडर कवर चले जाते हैं, कभी कभी वो बाहर आ जाते हैं। इस वक्त खौफनाक बात क्या है कि मोदी की शक्ल में उन्हें कल्ट ऑफ द लीडर भी मिल गया है, जो एक मूवमेंट को डिफ्रेंशिएट करता है कि अब उन्होंने एक तरह से पावर को कैप्चर कर दिया और मोदी की शक्ल में एक लीडर भी मिल गया है। तो आपके पास वो काडर भी है जो आरएसएस की ट्रेनिंग उनको मिलती है, वो पूरी ग्रास रूट्स लेवल पे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मोदी की शक्ल में कल्ट ऑफ द लीडर है। ये पूरी सोसाइटी में आइडिया बहुत परवेसिव है। ये भी मैं सुनते हैं वहाँ पे स्पीचेस में कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो कहीं मुसलमानों की आबादी ज़्यादा ना हो जाए, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है रीमा। और ये जो हमने और एग्जांपल्स दिए तो ये खौफनाक शक्ल बहुत दिखाता है। और कुछ लोग तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अब फैशिज्म ने स्टेट कैप्चर भी कर लिया है, अब उस तरह अदलिया आज़ाद नहीं है भारत में, इलेक्शन कमीशन उनका आज़ाद नहीं है, दीगर इंस्टीट्यूशंस आज़ाद नहीं हैं। कौन खड़ा है एक हर्डल के तौर पे? वहाँ मेरा ख्याल है सिविल सोसाइटी, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के एक्टिविस्ट्स, कुछ जर्नलिस्ट्स जो कुछ मतलब आवाज़ इसके अगेंस्ट उठा रहे हैं, वरना तो बहुत खौफनाक सूरत हाल। और जो लोग हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पेगासस वाली लिस्ट पे भी हैं ना, जो खड़े हैं उनका ये भी पेगासस का इतना बड़ा जो स्कैंडल आया था मोदी का। हम बात करते हैं, हमने एक एपिसोड भी प्लान की भी आगे करेंगे कि बॉलीवुड भी नहीं आगे खड़ा रह गया ना, वो तो बिल्कुल घुटने टेक के आगे बढ़, और कुछ तो वो बन गए पोस्टर बॉयज बन गए। ये जो जिस तरह आपने बात की ना कि ये फैशिज्म में क्या हो रहा है और अंडर मोदी, यानी कि ये फैशिज्म होता क्या और अंडर मोदी क्या क्या हो रहा है, तो उधर मैं कुछ लोगों से बात भी करी थी, कुछ ट्वीट्स भी ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह के नारे लगते किसी के भी बारे में,
अगर कोई माइनॉरिटी होती यानी मुस्लिम्स या कर रहे होते या कश्मीरी को इस तरह की प्रोटेस्ट कर रहे होते और वहाँ सेडिशन लग जाता। उन्होंने कहा वो एंटी नेशनल सेडिशन चार्जेस उनके साथ फिर जो होता वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इनके साथ शुरू में पहले जो FIR कटी वो भी बड़ी मुश्किलों से, कि वो भी ये थी कि अननोन पीपल, फिर बाद में अरेस्ट हुए। वो बीजेपी के भी एक फॉर्मर लीडर हैं जो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज वो ही ना महमल, एक आइडिया फैशिज्म का एक है कि अस वर्सेस देम, और आप किस तरह डिफाइन करते हो उस एनिमी को जो आउटसाइडर है, जो आपके नेशनलिज्म को या आपकी प्योरिटी को आके पोल्यूट कर देगा। उन्होंने जिस तरह डिफाइन किया है वो मुसलमान हैं, वो हैं जो पोल्यूट कर रहे हैं उस प्योरिटी को। खैर मैं थोड़ी सी सिर्फ हिटलर की यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि फैसिनेशन तो हिटलर के साथ पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को है, कुछ सहाफ़ियों को, और हमारे फयाजुल हसन चौहान ने लिखा हुआ था, वो तो शायद क्या था उनका बायो में क्या लिखा हुआ था। अच्छा हटा दिया, लव हिटलर ऐसा कुछ था ना, पता नहीं, फैन ऑफ हिटलर कुछ ऐसा था। लेकिन मैंने बहुत सी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं लोग पसंद करते हैं इस आइडिया को, उनको होता है एक खौफ आउटसाइडर्स का। डिफरेंस ये है कि वो पावर में नहीं होते। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी अक्सर बहुत सी आइडियोलॉजीज़ हैं जो मुझे तो बिल्कुल मतलब अथॉरिटेरियनिज़म भी बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान में मुझे अथॉरिटेरियनिज़म नज़र आता है। बहुत से लोग कहते हैं शायद यहाँ पे भी फैशिज़म है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगी। शायद पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ लेंस है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको समझने के लिए। क्या उसको फैशिज़म कहा जा सकता है? मेरे इस पे कुछ सवाल हैं। लेकिन ये एक बात है कि आप किस तरह डिफ़ाइन करते हो एनिमी को, आउटसाइडर को, पोल्यूटेंट को, वो फ़र्क है। जैसे इटली का फैशिज़म जर्मनी के फैशिज़म से बहुत मुख्तलिफ था, भारत का फैशिज़म जर्मनी के फैशिज़म से मुख्तलिफ है। हर मुल्क को वही फैशिज़म मिलता है जो वो डिज़र्व करता है। और रीमा दूसरी चीज़ देखिए, इस तरह जो अभी आपने बात की कि पावर में नहीं, यानी बहुत से लोग ऐसी चीज़ अगर चाहते भी होंगे लेकिन आपकी लीडरशिप उधर नहीं। इधर क्योंकि मोदी आ गए, जो एक गुजरात के मैसेकर के, यानी सबको पता था कि हाँ वो बिल्कुल उन्होंने जो है वो किस तरीके से प्लान किया, क्या हुआ उस पर भी नहीं सजा। फिर उनका जो पूरा मैनिफेस्टो या उन्होंने जो प्रोमिसेस किए हुए थे वो यही है कि राम मंदिर बनेगा। तो बाकी जो कश्मीर के अंदर उन्होंने जो किया आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो वाली चीज़ तो लोगों का कहते हैं ना पंजाबी में चाका खुल गया। सो वहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने इंटरनलाइज भी मुस्लिम हेट्रेड की हुई थी वो निकल आई, क्योंकि उनको पता है कि मोदी सरकार की एक छत्र छाया उनके ऊपर है, एक शेडो है जो उनको बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। मीडिया को मोस्टली को ऑप्ट कर लिया, कॉर्पोरेट मीडिया भी है, बहुत सारे रीजंस भी है, उधर हैं ऑनरेबल एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स हैं। लेकिन जिस तरह आपने जुडिशरी की बात की, उनके आप देखिए कि जजेस किस किस्म की जो जजमेंट्स दे रहे हैं, फिर उनको कहाँ कहाँ उनको नवाजा जा रहा है, किस तरीके से उनको क्या किया जा रहा है। तो बेसिकली रूट से उन्होंने शुरू करके वो बिल्कुल हर जगह ले गए। और मुसलमान वहाँ बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेटली अगर आप उनसे बात करें तो कहते हैं वी लिव इन फियर। उनकी जान को खतरा जेन्युइन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आप तक खबर पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।